नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर के एक के बाद एक लगातार कई खुलासे कर चुके हैं और उनके खुलासों के बाद चुनाव आयोग ने कई सारे बड़े बदलाव भी किए हैं। लेकिन इस बीच बिहार से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिससे हड़कंप मच गया है। दरअसल बिहार के ढाका विधानसभा क्षेत्र में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 80,000 मुस्लिम मतदाताओं को सूची से हटाने की कोशिश की गई है, वो भी बीजेपी के नाम और उसके लेटर हेड से। इन मतदाताओं को गैर भारतीय नागरिक बता करके उनकी वोटिंग का अधिकार छीनने की कोशिश की गई है और जिन मतदाताओं को हटाने के लिए नाम दिए गए हैं उनमें पंचायत सरपंच से लेकर के शिक्षक और बूथ स्तर के एजेंट तक शामिल है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें जो है वो 78,000 मुस्लिम्स है। और आप देखिए कि द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की ये जो रिपोर्ट है, इस जांच ने बिहार की राजनीति में बिल्कुल ही भूचाल ला दिया। इसमें खुलासा हुआ है कि जो ये विधानसभा क्षेत्र है ढाका, उसमें लगभग 78,000 मुस्लिम मतदाताओं का वोटर लिस्ट से हटाने की सुनियोजित साजिश की गई है। और हैरानी की बात यह है कि ना बीजेपी ने इन आरोपों का खंडन किया है, ना ही निर्वाचन आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई शुरू की है। ये घटना दिखाती है कि वोटर लिस्ट में किस तरह से टारगेटेड हेरफेर की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लोकतंत्र के बुनियादी अधिकार पर हमला नहीं है? इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे एक राज्य ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया और कैसे दूसरे राज्यों को इससे सीख लेनी चाहिए। क्या इससे जरूरत है सीख लेने की और इस पर इससे चुनाव आयोग और एसआईआर पर क्या फर्क पड़ेगा, चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। इन सभी मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अटल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी बिहार की खबर से क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है ये जो बिहार से सामने आई है। इसमें लिखा हुआ है कि 78,000 मुसलमानों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि द रिपोर्टर्स कलेक्टिविटी की एक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि बिहार के ढाका विधानसभा इलाके में लगभग 78,000 मुस्लिम मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिशें बार बार की गई। दावा किया गया कि वो भारतीय नागरिक नहीं है। इन कोशिशों में से एक आवेदन बीजेपी के बिहार राज्य मुख्यालय के लेटर हेड पर भेजा गया था और दूसरा आवेदन बीजेपी के ढाका विधायक पवन कुमार जायसवाल के निजी सहायक के नाम से दाखिल हुआ था। मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित शिकायतें भेजी गई थी। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट कहती है कि ये व्यवस्थित और टारगेटेड कोशिश थी जिसमें ढाका इलाके के मुस्लिम मतदाताओं को सामूहिक रूप से लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई। आगे जो है लिखा हुआ है कि जांच से पता चला है कि ढाका में आखिरी वोटर लिस्ट से लगभग 40% मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई थी। रिपोर्ट बताती है कि इस वोटर लिस्ट में हेरफेर का सीधी कोशिश है। बीजेपी के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी को दी गई सभी याचिकाओं तक कलेक्टिव ने पहुंच बनाई। इनमें हर नाम मुस्लिम मतदाताओं का ही था। हर आवेदन पार्टी के बूथ लेवल एजेंट की ओर से दस्तखत किया गया था। इसमें लिखा था कि मैं घोषणा करता हूं कि प्रस्तुत की गई जानकारी निर्वाचन सूची के उचित सत्यापन के आधार पर है और मुझे गलत ऐलान करने पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के दंड प्रावधानों की जानकारी है। और ये सारी चीजें असर हुई, ये खबर है जो सामने आई है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे सर कि पहले तो ये 80,000 मतदाताओं को हटाने की जो कोशिश की गई, इनमें से 78,000 मुस्लिम मतदाता है। अब आप सोचिए कि इस पूरे मामले की राजनीतिक जो मायने हैं और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की लेटर हेड से भी इसमें एक जो रिपोर्ट है वो दी गई है। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? जय संविधान। देखिए निधि, ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का गठबंधन जो है ये पूरी कोशिश कर रहा है कि बिहार का इलेक्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इलेक्शन है, इसको जीतने में कोई वो कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन जिस बात से मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं, वो चिंतित ये हूं कि भाई देखिए, एक तरफ तो आप मुस्लिम देशों से मित्रता की बात करते हैं और दूसरी तरफ अपने देश के अंदर मुसलमानों के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। चलिए, चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, लेकिन देख तो वो भी रहे हैं ना, इंटरनेट की दुनिया से वीडियो तो वो भी देख रहे हैं। वो भी तो देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। क्या ये हमारे भाई बंद जो विदेश में रहते हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज में रहते हैं, अगर उनके साथ ऐसा होगा तो हमारे दिल को कैसा लगेगा। अच्छा, 70-72 हजार लोग को आप कहें कि वो घुसपैठिए हैं, अरे तो उनके नाम आप घोषित कीजिए, तो क्या ये 70-72 हजार लोगों को देश से बाहर निकाल देंगे? ये तो चलिए एक विधानसभा की सीट की बात है,
इसका मतलब यह है कि आपने जो पहले भी ये बात पता चली, जो अलंग सीट पे प्रयास हुआ था कि वहां पे लोगों का नाम काटा जाए, 6,000 लोगों का नाम काटा जाए, और उसके बाद ये प्रयास हुआ, आज तक वो सीआईडी को इंफॉर्मेशन, एसआईटी को नहीं मिली कि वो इंफॉर्मेशन किसने कोशिश की थी, उसका एड्रेस क्या था। तो देखिए, इस प्रकार की जो कार्रवाई पूरे विश्व के सामने आज के तारीख में आ गई है, उससे विश्व ये हमसे पूछ सकता है, और ये पूछ ही रहा है, इनडायरेक्टली पूछ ही रहा है। आपने देख लिया, कॉमर्स सेक्रेटरी अमेरिकन गवर्नमेंट के, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि हम 3 देशों को सबक सिखा देंगे। एक उन्होंने ब्राजील का नाम लिया है, एक स्विट्जरलैंड का नाम लिया और एक इंडिया का नाम लिया है। आप ये बताइए कि अगर इस प्रकार से हर जगह जहां नेगेटिव लिस्ट पे हम लोगों का नाम हो, और जहां पे ये परिस्थिति बन जाए कि हमारा लोन कंटेंट जो है आज के तारीख में विश्व में सर्वोपरि है, और हमारा 90% ऑफ जीडीपी का हमारा लोन कंटेंट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जब पूरे देश के अंदर ये हो रहा है, और मुसलमानों के साथ अगर आप ऐसा करेंगे, तो अपने हिंदू भाई बहनों, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदार विदेश में रहते हैं, अगर उनके ऊपर अनाचार अत्याचार होगा, जैसे आपको हम लोग 2 दिन से बात कर ही रहे हैं, 76 साल की महिला को बेड़ियों में जकड़ के जो 30 साल से अमेरिका में रह रही थी, उन्होंने वापस भेज दिया। जिस प्रकार से भारतीयों के साथ न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, फिनलैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, तो अभी तक तो विश्व हमारी इज्जत इसलिए करता था कि हम गांधी के देश थे, हम लोग ये इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करते थे, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। लेकिन अगर हम ये डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, तो किस मुंह से दूसरे देशों में अपने देशवासियों के साथ हो रहे अत्याचार का विरोध करेंगे? तो ये बात इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आती है? केवल अपने राजनीतिक लाभ को उठाने के लिए, अपने इलेक्शन को जीतने के लिए और गद्दी में बैठे रहने के लिए यूएनओ में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो जाके भाषण दे रहे हैं, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जाके भाषण दे रहे हैं, हमारे मोदी जी नहीं जाते, वहां पे जयशंकर साहब को भेज देते हैं। अरे वो एक ऐसा फोरम था जिसमें इंटरनेशनल जितने भी हेड्स थे उनके साथ आप बात कर सकते थे, उनके साथ अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकते थे। तो पूरे विश्व के अंदर जैसी परिस्थिति हमारी बन रही है, और बन इसलिए रही है कि भाई गांधी जी ने जो एक सिद्धांत दिया था वो क्यों दिया था, और हमारे पूर्वजों ने जो सिद्धांत दिया था, सनातन धर्म का जो सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत दिया ही इसलिए था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अगर सब सुखी नहीं होंगे तो मैं कैसे सुखी हो सकता हूं? अगर मेरे रिश्तेदार सुखी नहीं है, अगर मेरे बच्चे सुखी नहीं है, अगर मेरी पत्नी सुखी नहीं है, तो मैं कैसे सुखी हो जाऊंगा? तो जो आदमी अपने परिवार का लॉयल नहीं है, सिंसियर नहीं है, वो अपने समाज का लॉयल नहीं हो सकता, वो अपने देश का लॉयल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे छोटे छोटे समूहों में, जहां देश को इस समय इंटरनल एक इंटेग्रिटी की आवश्यकता है, इंटीग्रेशन की आवश्यकता है, आपस में गठजोड़ बनाने की आवश्यकता है, जिससे विश्व शक्ति से हम लड़ सके। आप देखिए 6 दिन हो गया लेह लद्दाख में कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट वहां पे बंद है। वहां की जो अपेक्स बॉडी है वो ये कह रही है हम किसी मीटिंग के लिए नहीं आएंगे जब तक आप हमारे जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया उनको नहीं छोड़ेंगे। ये परिस्थिति आपकी सीमावर्ती स्टेट में है। कश्मीर के लोग कह रहे हैं, जम्मू के लोग कह रहे हैं, ये वो लद्दाखी हैं जिन्होंने देश को चीनी घुसपैठियों से रोका है, आप उन्हीं को अपने खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। आप मणिपुर में खड़ा कर रहे हैं, आसाम के अंदर लाखों लोग सड़कों पे हैं। तो जब आप घिरे हुए हैं पूरे विश्व के साथ, तो कम से कम अपने घर के अंदर तो यूनिटी बना के रखिए। अच्छा, ये सारी चीजें बाहर आ रही हैं, सारी चीजें पता चल रही हैं, उसके बाद आप गोडसेवादियों को इतना ज्यादा आप छूट दे रहे हैं कि राहुल गांधी के सीने पे गोली मारने की वो बात कर रहे हैं और उनको कोई दंड नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो गोडसेवादियों को ये लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, ये देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। बहुत, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी गए हैं अमेरिका, और अमेरिका में जैसा उनका रिसेप्शन हुआ है, और वहां पे ये नारे लगे हैं, राहुल गांधी पीएम और राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम, ये नारे अमेरिका में लगे हैं। यहां पे जिस प्रकार से जीएसटी का उन्होंने नौटंकी की है, आप किसी भी दुकानदार, सारे वीडियो आप देख लीजिए यूट्यूब के अंदर, जितने वीडियो हैं सब बता रहे हैं व्यापारियों के साथ धोखा हुआ है और जनता के साथ धोखा हुआ है। अभी देखिए फेस्टिवल सीजन चल रहा है, मार्केट के अंदर कोई रौनक नहीं है, कोई खरीदारी नहीं है। बेचारे व्यापारी लाखों करोड़ों का सामान खरीद के बैठे हुए हैं, उनकी कोई चीजें नहीं उठ रही हैं। तो क्योंकि नहीं उठ रही हैं? क्योंकि आप जो है देश के भविष्य को अंधकारमय कर रहे हैं। और यहां पे इस प्रकार की आपने पूरी स्थिति बना दी है कि मुसलमानों से, क्रिश्चियनों से, दलितों से, आदिवासियों से, ब्राह्मणों से,
आप जो है किसी समाज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सर, और हर तरीके से मुस्लिमों के वोट काटना हो या फिर उनके अधिकार छीनने हो, हर चीज में बीजेपी आ गया। और उसमें देखिए बीजेपी का लेटर हेड भी सामने आ गया, तो अब तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की जो मिली भगत चल रही है वो साफ तौर से अब बिहार में सामने आ चुकी है। उस बिहार में जहां पर अब चुनाव होने वाले हैं, उस बिहार में जहां पर एसआईआर को लेकर इतना ज्यादा विरोध चल रहा है, इतनी सारी बातें चल रही हैं, विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है, सड़क से लेकर सदन तक, सदन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, हर जगह ये बातें चल रही है, हर जगह इस पर डिस्कशन हो रहा है। उसके बावजूद इस इतने बड़े स्तर का खेल करने में कैसे ये लोग आगे आ जाते हैं, समझ में नहीं आता है। एक और इसको लेकर के जो एसआईआर जो लाई है, बीजेपी लाई है, चुनाव आयोग लाया, ज्ञानेश कुमार जी लाए हैं, उस पर लगातार चर्चाएं हो ही रही हैं। बिहार में तो कराई दिया गया और अब वो कह रहे हैं कि पूरे देश में भी कराएंगे। ठीक है, पूरे देश में अगर हो रहा है तो चुनाव से काफी पहले हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अब जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों पर भी थोपा जा रहा है एसआईआर, तो उसको लेकर के एक राज्य ने तो सीधे तौर पर इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो राज्य है केरल, जहां पर इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जहां पर बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा कभी चला नहीं है, और केरल की जनता बार बार इसको साबित भी करते आई है, बार बार बीजेपी को नकारती आई है। तो दिलचस्प बात यही है केरल को लेकर के। और अब एक और दिलचस्प चीज हुई है केरल में, वहां के जो मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, उन्होंने सर्वसम्मति से ये जो प्रस्ताव है वो पारित किया है विधानसभा में कि एसआईआर वहां पर नहीं होगा। देखिए लिखा हुआ है कि केरल ने एसआईआर के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, लोकतंत्र पर खतरे की आशंका। तो लिखा हुआ है कि केरल विधानसभा ने सोमवार को चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में मतदाता सूची के संशोधन की इस प्रक्रिया को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया गया और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी को लागू करने का परोक्ष प्रयास कर दिया गया। सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ और विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ के ने एकजुट होकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें मतदाता सूची के संशोधन को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से करने की मांग की गई है। आगे जो है लिखा हुआ है कि प्रस्ताव में बिहार में एसआईआर के अनुभव का हवाला देते हुए कहा गया कि वहां 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को इन नामों को कारणों सहित ऑनलाइन प्रकाशित करने का निर्देश दिया। केरल विधानसभा ने सवाल उठाया कि जब बिहार में इस प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तब केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे चुनावी राज्यों में इसे जल्दबाजी में लागू करने का क्या औचित्य है। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि ऐसी जल्दबाजी से निर्वाचन आयोग की मंशा पर संदेह पैदा होता है। ये लोकतंत्र को कमजोर करने और लोगों को के जनादेश के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास लगता है। तो सर ये केरल में प्रस्ताव पारित हो गया है विधानसभा से। आपको क्या लगता है कि क्या बाकी राज्य भी इस ओर कदम उठाएंगे जो केरल ने उठाया है? नहीं, उठाना चाहिए। उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उठाना चाहिए। भाई देखिए, अगर चुनाव आयोग खुद संवैधानिक संकट पैदा करने के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल जो है संवैधानिक संकट पैदा करने के लिए तैयार है, तो संवैधानिक संकट को पैदा हो जाने दीजिए। भाई मैं कह रहा हूं, कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, केरला के अंदर सीपीआई सीपीएम की सरकार है, लेफ्ट की सरकार है। आप क्यों नहीं उस एफआईआर दर्ज करके उस आदमी को, उस प्रवक्ता को जेल के अंदर भेजते, और उस चैनल की जो एंकर है और उसके जो मालिक हैं वहां के, उनको जेल के अंदर क्यों नहीं भेजते? खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इसके बावजूद अगर आप, तो ये मानी बात है कि अगर आप जो है चुपचाप बैठे रहेंगे और जनता को ये मैसेज चला जाएगा कि अमित शाह साहब से लोग डरते हैं, तो डरना, देखिए लोकतंत्र और संविधान के अंदर डरना कोई चीज नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, डर होना भी नहीं चाहिए। किसी को डर नहीं होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए, संविधान का डर होना चाहिए, कानून का उल्लंघन ना हो, संविधान का उल्लंघन ना हो, ऐसी चीज होनी चाहिए। व्यक्ति विशेष से डरने का क्या प्रश्न है? और इस स्थिति में ये पूरे विश्व के अंदर अगर हमारी स्थिति बन गई है कि अभी एक अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक और निर्णय ले लिया, अभी तक तो 100% टैरिफ लगाया था उन्होंने आपके एक चीज पे, अब उन्होंने 100% टैरिफ लगा दिया है इंडियन फिल्म्स पे। इसका मतलब ये है फार्मास्यूटिकल पे 100% टैरिफ लगाया, 100% टैरिफ इंडियन फिल्म से लगा दिया, क्योंकि करोड़ लाखों लोग ऐसे हैं जो अमेरिका के अंदर हिंदुस्तानी रहते हैं, यहां से जो फिल्म वहां जाएंगे उस पर भी 100% टैरिफ लग जाएगा। इसका माने वो चीजें भी महंगी हो जाएंगी। हर इंडस्ट्री को धीरे धीरे एक एक करके, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, कॉमर्स सेक्रेटरी ने ये कहा है कि स्विट्जरलैंड, इंडिया और ब्राजील, इन तीनों को हम सबक सिखा के रहेंगे, तो
तो अगर इस प्रकार की परिस्थिति बन रही है और उसके बावजूद आप देश के अंदर डिवीजन पैदा कर रहे हैं, आपने देखिए बरेली के अंदर क्या किया। भाई बरेली के अंदर जो हुआ, क्या वो आगरा के अंदर जो रामजीलाल सुमन जी के साथ हुआ था उससे कोई अलग मसला था? भाई वहां भी चलिए, आपने कुछ लोग लेह लद्दाख के अंदर क्या हुआ, भाई कुछ लोगों ने पत्थर मारे, आपने उनको 4-5 आदमियों को मार दिया। यहां भी आप लोगों को जेल बंद कर दिया, उन्हें एफआईआर लिखा दी, लोगों के मकान तोड़ दिए। जो पुराना एक पद्म श्री वाला एक खिलाड़ी था उसके भी घर को आपने तोड़ दिया। तो आप चाहते क्या हैं? आप क्या ये क्या ये हिंदुओं को अच्छा लगता है कि उनके मुसलमान भाइयों के साथ ऐसा हो? भाई मुझे तो नहीं लगता, मैं तो असली सनातनी हूं, मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता। भाई अगर कोई दोष करे, अगर वो ललित मोदी, नीरव मोदी हो, या मैं भी कोई गलती करूं, कानून को तोड़ूं, या किसी का हत्या करने का इस प्रकार से मैं चेतावनी दूं और धमकी दूं, या मैं कोई गलत काम करूं कानून के विरुद्ध, मुझ पे भी वो होना चाहिए। लेकिन केवल एक समुदाय को, उस समुदाय को जो 12-13% है देश के अंदर, और कई प्रदेशों के अंदर उस मेजॉरिटी में है, कई बड़ी लार्ज मेजॉरिटी में है, सीमांचल एरिया में है, जहां पे वो पड़ोसी देश से उसकी सीमाएं मिलती है, तो आप देश की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को क्यों खतरे में डालना चाहते हैं? बिल्कुल सर, और ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है, जाहिर तौर पर आप देख ही रहे हैं कि आज तक मोदी और शाह साहब जितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन केरल के लोगों ने हमेशा उन्हें आईना ही दिखाया है और यहाँ चुनाव जीतना इनके बस की बात बन नहीं पाई है। और अब तो जो प्रस्ताव पारित हो गया उसकी बात तो बिल्कुल नामुमकिन ही है, जो केरल विधानसभा ने किया है उसने तो पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया है, चाहे वो ज्ञानेश कुमार हो, चुनाव आयोग हो, या फिर मोदी जी और शाह जी हो। तो इस पर हमने चर्चा की। सर अब एक और चर्चा करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल से एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है अमित शाह का। हमारे देश में जो राजनीति होती है पीएम मोदी को लेकर के, बिल्कुल उनको एक भगवान के रूप में जो दिखाया जाता है बीजेपी की ओर से, उनके लोगों की ओर से, तो अब उनके लिए तो अब नहाना और वॉशरूम ना जाना भी महान उपलब्धि हो जाती है, जैसे जीवन में बहुत बड़ा त्याग कर दिया हो। तो अमित शाह का एक और नया बयान आया है जिस पर विपक्षी नेता चटकारे ले रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं कि पीएम मोदी आखिरकार देश के लिए और कितना त्याग करेंगे। एयरपोर्ट पर नहाने वाला बयान तो आपको याद ही होगा जब उन्होंने दिया था। और अब जो है अमित शाह का जो बयान है आपने सुना ही होगा, वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक लेगेसी में शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में 3 दिन तक पूरा डाइस पर इससे उठकर फ्रेश होने तक के लिए नहीं जाता है। ये बयान उन्होंने दे दिया, इसके बाद से तो बिल्कुल ही जो है सारे के सारे विपक्षी नेता पीछे पड़ गए हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि मतलब वो वॉशरूम तक नहीं जाते। ये बात, इस बात को बताने का तुक क्या है? और पार्टी की मीटिंग में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी जाते हैं या नहीं जाते, बीजेपी कार्यकर्ता और नेता के तौर पर जाते हैं, इससे किसी को क्या मतलब है? पार्टी की मीटिंग से पहले बात तो देश की होनी चाहिए थी, वो पार्टी मीटिंग ले रहे हैं। अब अगर वो कैबिनेट की मीटिंग ले रहे होते तब भी हम कहते हैं कि चलिए बहुत अच्छी बात है, देश के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो अमित शाह बात कर रहे हैं कि 3-3 दिन तक पीएम मोदी ऐसा करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई निधि, ऐसा होता है, एडल्ट डायपर्स होते हैं, जैसे बच्चों के डायपर्स होते हैं वैसे बुढ़ों के लिए भी डायपर्स होते हैं। अब मोदी जी तो देखिए मुझसे 1.5 साल बड़े हैं, वैसे भी वो संन्यास के रास्ते पे चले गए हैं। ये बात दूसरी है कि वो अभी रिटायरमेंट के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एडल्ट डायपर्स होते हैं, जिससे कि भाई देखिए उम्र के साथ समस्याएं होती हैं। अब मुझे नहीं पता, देखिए मैं कोई मानहानि नहीं कर रहा हूं, मैं भाई अगर 3 दिन तक कोई आदमी टॉयलेट ना जाए तो ये तो फिर इसका माने किडनी उसकी कोई खराब है। भाई दो ही समस्या बात हो सकती है, किडनी खराब होती है तो फिल्ट्रेशन होके आदमी का अगर यूरिनेशन रुक जाए और उसको ये सब ना हो, बाथरूम ना जाना पड़े, तो ये गंभीर समस्या है। और अगर ये गंभीर समस्या है, कोई मेडिकल उससे इशू है, और मेडिकल इशू है कि 3 दिन तक उनको टॉयलेट नहीं जाना पड़ता और उन्हें ये सब नहीं होता है, तो ये कोई किडनी स्पेशलिस्ट से उनको मिलना चाहिए, या अगर वो एडल्ट डायपर्स लगाते हैं तो वो पता होना चाहिए, क्योंकि अननेचुरल है। लेकिन वो चलिए वो है क्या, नॉन बायोलॉजिकल है, तो लेकिन नॉन बायोलॉजिकल में भी ऐसा नहीं होता है। भाई नॉन बायोलॉजिकल ऐसा थोड़ी है कि उसका जो शरीर का तंत्र है वो अलग हो जाता है। हमारे यहाँ भी जितने अवतार हुए हैं, जितने ईश्वर हुए हैं, तो सारे नॉर्मल प्रोसेस जो ह्यूमन काइंड के नॉर्मल प्रोसेस होते हैं उसका वो पालन करते हैं। तो अगर मोदी जी उसका पालन नहीं करते हैं तो ये मानी बात है कि अब उनकी मेडिकल कंडीशन में कोई समस्या। 3 दिन तक लगातार अगर आदमी टॉयलेट न जाए तो ये गंभीर समस्या है।
लेकिन सर देखिए कि मतलब देश की राजनीति कैसी हो गई है, मतलब पूरे पूरे दिन अगर आप कैबिनेट की बैठक चलती रहती तब समझ में आता है कि देखिए देश के लिए फैसले ले रहे हैं पीएम मोदी, और इसीलिए जो है अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं देते। लेकिन आप देखिए कि इसको लेकर के तो अब मजाक बन रहा है कि उनके लिए क्या कुछ नहीं बोला जाता, कोई देवताओं का राजा बता देता है, कोई भगवान विष्णु का अवतार बता देता है, खुद पीएम मोदी अपने आप को तो नॉन बायोलॉजिकल कहते ही रहते हैं। तो उससे ज्यादा आखिरकार क्या होगा? क्या ये मुद्दा दिखाता है कि मतलब जो चमचागिरी है वो इतने इस स्तर पर पहुंच गई है कि मतलब कुछ भी बोल देना, अमित शाह का ऐसा बयान देना ये भी दिखाता है कि हमारे देश की राजनीति कितने हल्के स्तर पर पहुंच गई है, और हमारे लिए बस यही मैटर करता है कि पीएम मोदी उठकर नहीं जाते, पीएम मोदी एयरपोर्ट पर नहाते हैं, पीएम मोदी ऐसे चलते हैं, पीएम मोदी वैसे हाथ मिलाते हैं। और क्या आपको लगता है कि ये राजनीति का कोई वो होना चाहिए, कोई मुद्दा होना चाहिए कि ये सारी बातें होनी चाहिए, और वो सामने वहां पर वो न्यूज 18 के कार्यक्रम में बोल रहे हैं और सामने जो एंकर बैठा हुआ है वो अपनी मुंडी ला रहा है, उस पर उसको कुछ बयान भी नहीं देना, कुछ बात भी नहीं करनी है ना, अब तो उसको नकारना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऊपर से सर कितनी सारी रिपोर्ट्स आप देखते हैं कि सामने आ चुकी है कि पीएम मोदी के खर्चे कितने ज्यादा हैं, चाहे वो विदेश दौरों पर जाए उनके खर्चे हो, चाहे वो होटल में रुकने का खर्चा हो, चाहे वो घूमने का खर्चा हो, इतनी सारी रिपोर्ट सामने आने के बाद भी क्या इस तरीके का बयान आपको वाजिब लगता है? देखो, असली मुद्दा यह है, मैं तो कह रहा हूं, मैं मान लेता हूं कि भगवान के अवतार हैं मोदी जी। लेकिन फिर अगर भगवान के अवतार हैं, देखिए मैं तो कल्पना करता हूं, अगर मान लीजिए जैसे वो एक क्या नाम है उनका, प्रमोद त्यागी, बड़ी बड़ी दाढ़ी है उनकी, पहले वो प्रियंका गांधी के एडवाइजर थे, आजकल भारतीय जनता पार्टी में रह के राहुल गांधी को गाली देने का कार्यक्रम, और उनके कल की उसमें मंदिर में भी मोदी जी गए थे, और गए थे बेचारे की राज्यसभा का टिकट मिल जाएगा, वो मिला नहीं उन्हें, तो आजकल वही अपना गाली गलौज में सारा समय निकालते हैं। अगर मान लीजिए, कल्पना कीजिए निधि, कि अगर मान लीजिए भगवान का अवतार हो जाए, भगवान का अवतार होगा तो होगा क्या, क्या होना चाहिए? भाई भगवान अपने लिए तो जन्म लेते नहीं। भगवान श्री राम आए थे तो उन्होंने युग परिवर्तन कर दिया था ना, एक मैसेज दे दिया था मर्यादा का। भगवान कृष्ण आए थे, उन्होंने एक मैसेज दे दिया था ना, धर्म का और अधर्म का, नारी के ऊपर हो रहे अत्याचार का बदला लेने का। मैसेज देंगे ना, शांति हो जाएगी ना, सुख हो जाएगा ना, ठंडी हवाएं चलेगी ना, आनंद आएगा ना, स्वर्ग बन जाएगा ना, अगर भगवान आएंगे तो। ठीक है, मान लेता हूं मोदी जी के भगवान हैं। फिर हमारे देश के अंदर इतनी ज्यादा गरीबी, दूसरे देशों से ज्यादा गरीबी क्यों है? हमारे देश के अंदर अगर एक टॉप अमीर लोगों को छोड़ दीजिए निधि, 1% टॉप अमीर लोगों को छोड़ दीजिए, हमारी स्थिति अफ्रीकन कंट्रीज से भी बदतर है। कभी आप जाके देखिए, गरीबों की बस्तियों को देखिए, झुग्गी झोपड़ियों को देखिए, यूट्यूब में तो आप देखती होंगी, वीडियो देखती होंगी, गांव के अंदर जब लोग जाते हैं और इंटरव्यू करते हैं, क्या परिस्थिति में वो लोग रहते हैं। बर्तन है नहीं घर के अंदर, झोपड़ी में पानी टपक रहा है, माँ मर रही है तो साइकिल में लेके उसको जा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल रही, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही, पिटाई हो रही है, मुंह में लोग पेशाब कर रहे हैं। भगवान आएंगे तो ऐसा होगा क्या? अगर मान लीजिए मोदी जी भगवान हैं और चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात के, गुजरात से 70,000 औरतें गायब हैं। औरतें क्यों गायब हो रही हैं अगर वो भगवान है तो? गुजरात का जो पावर्टी इंडेक्स है और वहां पे जो मेल न्यूट्रिशन की स्थिति है, वो देश में सबसे बदतर है। गुजरात के लोग पूरे हिंदुस्तान में पढ़ने क्यों जाते हैं? एक आईआईएम अहमदाबाद को छोड़ दीजिए आप, हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको गुजरात के लोग मिल जाएंगे। गुजरात के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटीज नहीं है कि लोग बाहर के लोग जाके वहां पे पढ़ें। अगर वो भगवान है तो गरीबी को हटा देना, महंगाई हटा देना। यही तो जब कहा था 2013 में कि मोदी जी आएंगे, 15 लाख रुपए आएगा, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन ले आओ ना, हम मान जाएंगे आप भगवान है यार, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं करेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए चुनाव आयोग के माध्यम से चोरी डकैती कराने की क्या आवश्यकता है? इसका माने तुम भगवान नहीं हो, तुम कोई बहुरूपिया हो। भाई अगर तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है, अगर या तो कहो कि मैं शक्ति, जैसे वो कह रहे थे आपके छतरपुर वाले, ये मेरे को हनुमान जी ने बता दिया था कि ये होने वाला है, लेकिन क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा था मुझे पता है युद्ध होने वाला है, लेकिन मैंने रुकवाया नहीं क्योंकि वो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध था। अरे यार, सृष्टि के नियमों के विरुद्ध था, इनडायरेक्ट मैसेज देते, कम से कम पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में जो लोग दब दब के मरे हैं और जिनको हुआ है वहां से हटा दिए तो जाते, वो हट तो जाते वहां से। तो ये नौटंकी क्यों करते हो, झूठ क्यों बोलते हो, सनातन धर्म का मजाक क्यों उड़वाते हो? और वो जाके वो जो है छतरपुर वाले, वो विदेश में जाके जीन्स पहन के और
लाखों रुपए के चश्मे लगा के लड़कियों के साथ जीप में घूम रहे हैं। ये किस प्रकार के भगवान है, किस प्रकार के अवतार है, पर्चे निकालने वाले हैं। तो अगर देश की समस्याओं का तुम समाधान नहीं कर सकते भैया, अगर ईश्वर आएंगे तो अगर मैं भी ऊपर जाऊंगा, जब भी भगवान के पास जाऊंगा और होता होगा साक्षात्कार, अगर वहां कोई पूछेगा कि साहब स्वामी साहब एक प्रश्न आप पूछिए, मैं यही पूछूंगा कि भगवान सारे अवतार तुमने हिंदुस्तान के अंदर लिए, हमारे देश के अंदर इतनी अशिक्षा, इतनी गरीबी क्यों है? फिर कहते हैं पूर्व जन्म के संस्कार हैं। तो क्या मेरे ही देश के अंदर पूर्व जन्म के संस्कार खराब हैं? वहां तो अमेरिका में देखिए, वो साले सॉरी वो मुर्गा खाते हैं, दारू पीते हैं, मस्ती करते हैं, उनकी आमदनी हमसे 70 गुनी ज्यादा है। वहां तो पूर्व जन्म के संस्कार नहीं है, हमारे ही देश के अंदर पूर्व जन्म के संस्कार है। आदमी जो है जानवर को, आदमी को खाना नहीं मिलता, जानवर को खाना नहीं मिलता, जानवर बेचारे भटक रहे हैं, फिर वो माननीय सुप्रीम कोर्ट उसमें आदेश कर देता है। और यहाँ इतनी बुरी स्थिति हो गई है, जिस जानवर को आप देख लीजिए, आज से 30-40 साल पहले कांग्रेस के शासन में कम से कम बिल्लियों को भी खाना मिलता था, बंदरों को भी मिलता था, कुत्तों को भी मिलता था, गाय को भी मिलता था। अब सारी सड़क पे आपको जानवर भटकते हुए भूखे प्यासे, पीने को पानी उन्हें नहीं मिलता। पहले तो कम से कम बड़े बड़े वो बना दिए जाते थे, हौज बना दिए जाते थे, वहां घोड़े और ऊंट और सब अपना पानी पीते थे। अब पानी के लिए जानवर तरस जाता है। मैं तो अपने घर के सामने रखता हूँ, मैं देखता हूँ किस प्रकार से जानवर अलग अलग प्रकार के आते हैं, वो खा के चले जाते हैं। और मेरे को एक बात की बड़ी खुशी आज मैं तुम्हें निधि बताई दूं। मैंने जैसे बताया था 50-60 तोते मेरे आते हैं। मैंने जब ये बताया एक एनिमल जो यहाँ पे शेल्टर होम है, एक कुत्ते की तबीयत खराब हो गई थी, मैं उसको ले गया, मैंने कहा 60 तोते आते हैं मेरे यहाँ। कह रहे हैं अरे स्वामी साहब 60 तोते आते हैं? मतलब एनिमल लवर को इतना वो आश्चर्य हुआ, ये तो एंडेंजर्ड स्पेसी है। और आप देखिए एक तोता ऐसा है जो बिल्कुल अलग ब्रीड का है, लेकिन वो आता है, बैठता है, मजे से हमें भी लगता है परमेश्वर की कृपा है। भाई परमेश्वर की कृपा का मतलब यह है कोई भूखा न रहे। हर आदमी भूखा है। 80% जनता जो है 5 किलो अनाज पे बेचारी परेशान है। गैस के दाम कहीं के कहीं बढ़ा दिए, एक जीएसटी के नाम पे धोखाधड़ी कर ली जनता के खरीदने के खाने पीने। और 1-2% आदमी ऐसे हैं जो भी 1.5-2 करोड़ है, जिनके पास पैसा रखने की और गिनने की मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, कितना रुपया है। तो ये भगवान ये होते, ऐसा हो सकता है क्या? भगवान क्या खुद 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमेंगे और 12 करोड़ की गाड़ी में घूमेंगे और हम लोगों से कहेंगे कि स्वदेशी अपनाओ? बिल्कुल सही बात है। स्वदेशी अपनाओ के साथ साथ एक और चीज प्रधानमंत्री मोदी बार बार करते हैं, वो है ट्रम्प की तारीफ। ट्रम्प चाहे जितना भी कर ले, कुछ भी कर दे, भारत पर टैरिफ लगा दे, हथकड़ियों में भेज दे भारतीयों को, कुछ भी कर दे, कुछ भी कह दे, उसके बावजूद पीएम मोदी तारीफ करने से बाज नहीं आते। और अब एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा ही किया जिसको लेकर विपक्षी नेता उनको घेर रहे हैं। दरअसल जो हमास और इसराइल की भी जंग है वो अब खत्म होने वाली है, और डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति लाने का एक पीस प्लान का प्रस्ताव पेश किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रस्ताव है उस पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। तो अब पीएम मोदी की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने इस पर खुलकर समर्थन दिया है और खूब तारीफ की है ट्रंप के इस कदम की। और कहते हैं वो कि हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। ये फिलिस्तीन और इजरायली लोगों के साथ साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के पीछे एकजुट होंगे और संघर्ष को समाप्त करने और शांति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगे, इस प्रयास का समर्थन करेंगे। इस पर जो है वो सुप्रिया श्रीनेत है वो लिखती हैं कि ट्रंप ने पहले 50% टैरिफ लगाया, फिर हमारे फार्मर पर 100% टैरिफ लगाया, 46 बार सीज फायर कराने का श्रेय लिया, लगातार पहलगाम नरसंहार के लिए जिम्मेदार असीम मुनीर को महान व्यक्ति बताया। यहाँ मोदी जी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। देश बड़ा या ट्रंप, ऐसी भी क्या मजबूरी है? आपको क्या लगता है सर, क्या मजबूरी है मोदी जी की? वो तो आपको भी पता है निधि, और सुप्रिया श्रीनेत को भी पता है। वो राष्ट्रीय सेठ जो हैं वो हैं उनकी बेचारों की मजबूरी। क्योंकि जहां उनकी मुंडी टाइट की वहां ठीक हो जाएगा। अभी ये पता चला है सहारा का भी, अब आप देख लीजिएगा, सहारा ग्रुप की समस्याएं खत्म होने वाली हैं। क्योंकि एमबी वैली का जो प्रोजेक्ट था, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था सहारा का, वो ये निर्णय हो गया है कि उसको अडानी जी को दे दिया जाएगा। वो अडानी जी को दे दिया जाएगा, अडानी जी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, सब कुछ सेटल हो जाएगा। तो अब अडानी जी को जाने वाला है एमबी वैली, ये भी पता चल रहा है।
तो देखिए अब शी जिनपिंग नाराज हो जाएंगे। अच्छा, अब तो मैं सोच रहा हूँ गोदी मीडिया आज शाम के उनका एजेंडा क्या होगा, डिस्कस क्या करेंगे। आज इसी बात को डिस्कस करेंगे कि चीन बहुत नालायक है, शी जिनपिंग अच्छा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे हैं, देखिए उन्होंने हमारे ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया, उन्होंने H1B वीजा पे फीस बढ़ा दी, उन्होंने हमारे 76 साल की महिलाओं को बेड़ियों में डाल के भेजा, वो हमारे हजारों नवयुवकों में बेड़ियां डाल के भेजता है, देखो डोनाल्ड ट्रंप कितना अच्छा है। वो मुनीर को अपने घर में खाना खिलाता है, कहता है पाकिस्तान इज माई गुड फ्रेंड। इसका मतलब ये है कि राजा की जान तोते की गर्दन में है और तोते की गर्दन अमेरिका के हाथ में है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप निश्चंद होकर जो चाहता है वो कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी को जिस प्रकार का रिसेप्शन अमेरिका के अंदर मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि अमेरिका भी ये समझ गया है कि भैया बुद्धिमान व्यक्ति जो है उससे मित्रता करना आपको शिक्षा देता है। अब आगे नहीं बोलूंगा वरना डिफेमेशन हो जाएगा। आप नहीं बोलेंगे सर तब भी हमारे दर्शक समझदार है, वो समझ जाएंगे कि आप आगे क्या बोलना चाह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।